नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीतियाँ जो है वो सबको कंप्लीट करते हैं। तो पहला है वैज्ञानिक नीति। क्या है? वैज्ञानिक नीति संकल्प कब आया था? 1958 ईस्वी में आया था। वैज्ञानिक नीति संकल्प, इसका क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करना था। क्या सब करना था इसका उद्देश्य था मेन रूप से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करना। वैज्ञानिक नीति संकल्प जो आया था 1958 ईस्वी में, उसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करना और इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति और तथा प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य। दूसरा नीति है प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य, जो 1983 ईस्वी में आया है और यह भारत सरकार ने जनवरी 1983 में यह नीति घोषित की, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी सूचना के संकलन एवं विश्लेषण की एक कुशल प्रणाली उपलब्ध कराना था। ठीक है, क्या सब कराना था इसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी सूचना के संकलन एवं विश्लेषण की एक कुशल प्रणाली उपलब्ध कराना था। किसका? प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य 1983 का। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो 1986 में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कब आया था शिक्षा की राष्ट्रीय नीति? 1986 में आया था। मई 1986 में अपनाई गई इस नीति में कार्यरत पुस्तकालयों को उन्नत बनाने और नवीन पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया गया था। क्या सब किया था इसमें? कि जो सब कार्यरत पुस्तकालय है उसको उन्नत बनाना है। ठीक है, और जो नवीन पुस्तकालय का क्या करना है? स्थापना पर जोर दिया, मतलब नया नया पुस्तकालय खोलने पर जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। इस अधिनियम के माध्यम से सूचनाओं को जन सूचना बनाने पर जोर दिया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क जमा करके किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है तो आप RTI करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कितना नंबर आया, कितना क्या हुआ, तो आप RTI लगा के अपना हर एक चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो कब आया था ये RTI? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से सूचनाओं को जन सूचना बनाने पर जोर दिया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क जमा करके, ठीक है, किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। किसी भी कार्यालय, देश के किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार है हम लोग का, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक क्या है? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति, नेपलिस। तो पहला इसमें चट्टोपाध्याय समिति। अक्टूबर 1985 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, कब हुआ इसका गठन? अक्टूबर 1985 में। चट्टोपाध्याय समिति का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1985 में। इसके अध्यक्ष थे DP चट्टोपाध्याय। समिति ने मई 1986 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसमें कितना अध्याय था? 10 अध्याय था, 10 अध्याय थे। ठीक है, अगला है, इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जो इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्रीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में, जो भी राष्ट्रीय क्रियाकलाप हो रहा है, कोई भी क्षेत्र हो, सभी में सूचना का उपयोग को प्रोत्साहित करना था
और कार्यरत पुस्तकालय प्रणालियों को सुदृढ़ करना था। ठीक है, जो भी पुस्तकालय कार्यरत था उसके प्रणाली को सुदृढ़ करना था और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। नया टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या करना था, लाभ उठाना था। चलिए अगला है सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रयास। सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रयास क्या सब था? इस योजना के अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। क्या किया गया? इस सूचना योजना के अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई। कौन सा योजना में? सप्तम मतलब 7वां पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को के उपयोग पर जोर दिया गया। अगला है योजना आयोग का कार्यबल। योजना आयोग का कार्यबल डॉक्टर एन शेषागिरी की अध्यक्षता में गठित इस कार्यदल ने पुस्तकालयों को सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना है। ठीक है, योजना आयोग का कार्यबल, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एन शेषागिरी। ठीक है, इस गठित इस कार्यदल ने क्या किया? पुस्तकालयों को सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना है पुस्तकालयों को। ठीक है, प्रतिवेदन में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति। इसका स्थापना कब हुआ? 1972 में। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में किया गया। फाउंडेशन का एक मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय की राष्ट्रीय नीति को प्रतिपादित करना और उसे लागू करवाना था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि पुस्तकालय का जो राष्ट्रीय नीति है उसको लागू करना। ठीक है, इस नीति में कितना प्रमुख बिंदु था? 30 प्रमुख बिंदु था। इस नीति में कितना बिंदु था? 30 प्रमुख बिंदु था। RRRLF के नीति में 30 प्रमुख बिंदु था। अगला है मुख्य संस्तुतियाँ। भारत में पुस्तक आंदोलन को बढ़ावा देना, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों को धन उपलब्ध कराना, सूचना को समाज और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक संसाधन मानना, पुस्तकालयों को एक नेटवर्क स्थापित करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समन्वय परिषद का गठन करना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी लाइब्रेरी को एक साथ जोड़ सके। राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक प्रमुख संदर्भ सूचना केंद्र की भूमिका देना और बाल पुस्तकालयों की स्थापना करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल कक्ष की व्यवस्था करना। ये सब इसकी मुख्य संस्तुतियाँ थी। चलिए अगला क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की राष्ट्रीय नीति। ILA की नीति का दृष्टिकोण ठोस एवं क्रमबद्ध। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 ईस्वी को कोलकाता में होता है। ठीक है, 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में होता है। इसका क्या था मुख्य संस्तुति? राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय बजट का 6.25% पुस्तकालय सेवा पर खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय बजट का 6.25% पुस्तकालय सेवा पर खर्च किया जाना चाहिए। पुस्तकालयों को सूचना केंद्र का कार्य करना चाहिए और शासकीय प्रलेखों तथा निःशुल्क पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, आगे नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा सुलभ की जानी चाहिए। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या करना चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा सुलभ की जानी चाहिए। आगे है अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। अगला है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालयों को डाक दरों में छूट दी जानी चाहिए। पुस्तकालयों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, सार्वजनिक, शैक्षणिक, अनुसंधान और शासकीय पुस्तकालय शामिल हो। मतलब पुस्तकालयों का एक ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए जिसमें सारा शामिल हो। कौन कौन सा? राष्ट्रीय भी शामिल हो, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पब्लिक हो गया, एकेडमिक हो गया, जो अनुसंधान है रिसर्च वाला, और शासकीय पुस्तकालय। मतलब ये सब
एक साथ होना चाहिए, ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ILA का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रमुख संस्तुति था इतना। चलिए आगे है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। एक क्वेश्चन इससे निश्चित रहेगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, इसका गठन कब हुआ? 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री के सलाह पे होता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब होता है? 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री के सलाह पे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 2005 में? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान को समुचित उपयोग, क्या है? ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ज्ञान का समुचित उपयोग करना और ज्ञान समाज का निर्माण करना। 5 मुख्य बिंदु क्या क्या था इसका? पहुंच, एक्सेस, विचार, कॉन्सेप्ट, सृजन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, और ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं, नॉलेज, सर्विस। ये सब इसका 5 प्रमुख बिंदु था। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के पहले अध्यक्ष कौन थे? सैम पेत्रोदा थे। और कब हुआ इसका गठन? 13 जून 2005 को। अगला क्या है इसमें देख लेते हैं, पुस्तकालयों पर कार्य समूह। पुस्तकालयों पर कार्य समूह। आयोग ने पुस्तकालयों पर काम करने वाले एक समूह की स्थापना की, जिसमें वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल था? पुस्तकालय विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी। ठीक है, इस समूह ने 2006 में अपना काम शुरू किया। कब काम शुरू किया? 2006 में। चलिए अगला है कार्य दल की प्रमुख संस्तुतियाँ। मुख्य संस्तुतियाँ क्या थी? पुस्तकालयों पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, पुस्तकालयों पर एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, गठन करना, सभी पुस्तकालयों की जनगणना करना, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध सुविधाओं को पुनः निरीक्षण करना, पुस्तकालय प्रबंध का आधुनिकीकरण करना, मैनेजमेंट का, सभी पुस्तकालयों में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT को लागू करना, और पुस्तकालयों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देना। ये सब इसका मुख्य संस्तुतियाँ था। ठीक है, इस तरह से हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प को किस वर्ष लागू किया था? बताइए आप लोग। 1950 है ऑप्शन, 1958, 1962, 1971। कब होगा? भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प को किस वर्ष लागू किया था? तो 1958 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन C, प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? मार्च 1986, मई 1986, अक्टूबर 1985, मार्च 1988। कब प्रस्तुत किया था? तो मार्च 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा किस वर्ष की? ऑप्शन है 1983, 1985, 2020 और 1992। कब किया था नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा? तो 2020 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 2002, 2005, 2007, 2009। कब किया गया था? तो 2005 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति के क्रियान्वयन पर किस संगठन के माध्यम से जोर दिया? तो हो जाएगा निसाट, NISSAT, निसाट। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, डॉक्टर N शेषागिरी। योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवाएं और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए N शेषागिरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया। अगला प्रश्न है,
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति में कुल कितने प्रमुख बिंदु थे? तो टोटल 30 बिंदु थे। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों को उनके वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत उन पर खर्च किया जाना चाहिए? तो 6.5%, 6.5%। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नीति के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय बजट का न्यूनतम कितना भाग पुस्तकालय सेवा पर व्यय किया जाना चाहिए? तो 6.25%। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 13 जून 2005 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा रखे गए 5 मुख्य बिंदु में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहुंच था, विचार भी था, सृजन भी था, लागू करना नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह में कौन शामिल नहीं थे? वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान थे, तकनीकी विशेषज्ञ भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे, निजी प्रकाशक नहीं थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने पुस्तकालयों पर काम करना किस वर्ष शुरू किया? 2005, 2007, 2006, 2008। कब होगा? 2006। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य कब घोषित हुआ? भारत सरकार के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य कब घोषित हुआ है? तो 1983 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? तो हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया है? तो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, बुक डिलीवरी एक्ट को संशोधित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में था? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। अगला प्रश्न है, ILA की नीति के अनुसार पुस्तकालयों को किसका संग्रहालय भी माना जाता है? ILA की नीति के अनुसार पुस्तकालयों को किसका संग्रहालय भी माना जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का, प्राचीन सिक्कों का, सांस्कृतिक वैभव एवं संपदा का, सरकारी प्रलेखों का। तो किसका हो जाएगा? सरकारी प्रलेखों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण, केवल सूचना अधिकार को लागू करना, विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किन संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किन संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है, केवल सरकारी स्कूल, केवल निजी विश्वविद्यालय, बौद्धिक संपदा अधिकार में लगी हुई संस्थाएं, केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार में लगी हुई संस्थाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय पुस्तकालय की 3 श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? तो ऑप्शन है, नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी, नेशनल सर्विस लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डॉर्मेट्री लाइब्रेरी। क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की एक मुख्य संस्तुति क्या थी?
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की एक मुख्य संस्तुति क्या थी? ऑप्शन है सभी पुस्तकालयों का निजीकरण करना, पुस्तकालयों पर एक आयोग का गठन करना, पुस्तकालयों में केवल डिजिटल पुस्तकें रखना, पुस्तकालय सदस्यता शुल्क बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकालय में केवल डिजिटल पुस्तकें रखना। तो इस तरह से हम लोग का 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हम लोग हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का भी थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, हम इतना मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग को सही नहीं लग रहा है। तो सही नहीं लग रहा है तो हम इतना मेहनत करके हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो हम बंद कर देंगे वीडियो अपलोड करना। ठीक है, फालतू का हम टाइम वेस्ट क्यों करें, इसमें टाइम लगता है हमको वीडियो बनाने में। ऐसा तो नहीं है कि बस 5 मिनट में हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आप लोग जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं उस तरह से तो लग नहीं रहा है कि आप लोग को कोई इंटरेस्ट है, मज़ा है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से अपने से खुद से ही पढ़ना चाहते हैं तो खुद से ही पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1-2 दिन और देख लेते हैं, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा या और जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।